नमस्कार मित्रों, सी के गुरुकुल के लाइव व्याख्यान में आप सबका हृदय से स्वागत है। मैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज हम मनु भंडारी की कहानी मैं हार गई के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मैं हार गई के विषय में जानने से पूर्व हम मनु भंडारी की कहानियों में सामान्य रूप से जिन जिन समस्याओं को लिया गया है या उन समस्याओं के विषय में मनु भंडारी ने क्या कहा है, इसके बारे में भी चर्चा और विमर्श करेंगे। मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था। 2 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनों के बाद इनका जन्म हुआ। लाड़ प्यार से सब इन्हें मन्नू कहा करते थे और इसीलिए साहित्याकाश में ये मनु भंडारी के नाम से विख्यात हुई। इनका वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी था। इनके पिता श्री सुख संपत राय हिंदी पारिभाषिक कोश के निर्माता थे। कह सकते हैं कि इसलिए इन्हें बचपन से ही अपने परिवार में साहित्यिक वातावरण मिला था जो इनकी रग रग में व्याप्त है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी अजमेर में सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में हुई। मैट्रिक और इंटर करने के उपरांत इन्होंने कलकत्ता से बीए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा प्राप्त की। बालीगंज शिक्षा सदन और रानी बिरला कॉलेज में इन्होंने कुछ समय तक अध्यापन का कार्य भी किया। दिल्ली आने पर मिरांडा हाउस कॉलेज में इन्होंने हिंदी प्रवक्ता के रूप में कुछ समय कार्य किया और 1999 में ये वहाँ से सेवानिवृत्त हुई। इसके उपरांत इन्होंने अपना सारा समय स्वतंत्र रूप से लेखन में लगा दिया और तब से निरंतर ये अपने पाठकों को लाभान्वित करती रही हैं। उज्जैन में प्रेमचंद संत सृजन पीठ की निर्देशिका के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इनका विवाह हिंदी के प्रतिष्ठित और जाने माने कहानीकार राजेंद्र यादव से हुआ था। अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इन्होंने कहानी संग्रहों में एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, सयानी बुआ, स्त्री सुबोधनी, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु और श्रेष्ठ कहानियाँ, आँखों देखा झूठ, नायक, खलनायक, विदूषक लिखे। उपन्यासों में अगर हम दृष्टिपात करें तो इनके उपन्यास हैं आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान और कलवा। इन्होंने कुछ फिल्म पटकथाओं का भी सृजन किया है जिनमें रजनीगंधा, निर्मला और स्वामी, दर्पण, समय की धारा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके द्वारा रचित नाटकों में बिना दीवारों का घर, महाभोज का नाट्य रूपांतरण को लिया जा सकता है। इसके साथ ही मनु भंडारी ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए 1.25 सेर गेहूँ जो प्रेमचंद की कहानी है उसका भी रूपांतरण किया था। इन्होंने कुछ संस्मरण भी लिखे जिनमें कितने कमलेश्वर और मनु भंडारी जैसा मैंने पाया है। इन्होंने जिन फिल्मों की रचना की या जिन फिल्मों पर इन्होंने पटकथाएं लिखी हैं उनमें इनकी यही सच है कहानी पर रजनीगंधा फिल्म का निर्माण हुआ और आपका बंटी उपन्यास पर भी फिल्म का निर्माण हो चुका है। इनके ऊपर बीबीसी ने इनकी रचनाओं के ऊपर एक फीचर भी बनाया था। इनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी अपने पाठकों में विशेष रूप से लोकप्रिय रही है। इन्हें समय समय पर विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया क्योंकि इन्होंने अपने पाठकों को समृद्ध साहित्य से लाभान्वित किया है। इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुए उनमें बिरला फाउंडेशन ने इन्हें एक कहानी यह भी पर 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया था। महाभोज उपन्यास पर इन्हें रामकुमार भुवालका पुरस्कार दिया गया। पीपल्स अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने 1975 में आपातकालीन स्थिति में पद्मश्री सम्मान को सम्मानपूर्वक लेने से
मना कर दिया। इन्होंने लगभग 1950 के आसपास से लिखना प्रारंभ किया था। इनकी पहली रचना नया समाज पत्रिका में रची गई, प्रकाशित हुई। इनकी कहानी पत्रिका में प्रकाशित मैं हार गई कहानी साहित्य जगत में विशेष रूप से लोकप्रिय रही है। स्वतंत्रता के उपरांत हम लोगों ने जिन परिस्थितियों की कल्पना की थी, जिन सपनों को हमने अपनी आंखों में संजोया था, उन स्थितियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। नए वातावरण में, नए परिवेश में नई नई समस्याओं ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया था। ऐसे में इस समय के सभी कहानीकारों में, जिनमें मनु भंडारी भी हैं, उन्होंने समय विशेष के साथ साथ उपजी इन समस्याओं पर अपनी कहानियों में विचार रखने प्रारंभ किए। संबंध सारे के सारे अर्थ केंद्रित हो गए। सभी समीकरण बदलते चले गए और अब संबंधों के मध्य अर्थ प्रमुख हो गया। मूल्यहीनता की अतिव्याप्ति के कारण लोग आपस में उन्हीं संबंधों पर विश्वास करने लगे, उन्हीं संबंधों को अपनाने लगे जिनसे उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ हासिल हो सकता था। ये परिवर्तन केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही हमें दिखाई नहीं देता, इसके साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी इस तरह के परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से इस ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है कि संयुक्त परिवारों के टूटने से समाज में किस प्रकार से विखंडन की स्थिति दिखाई देने लगी। जब संयुक्त परिवारों में लोग रहते थे, तब तलाक की स्थिति कम होती थी। लोगों के मध्य सामंजस्य हमें दिखाई देता था। बच्चे पारिवारिक मूल्यों को न केवल समझते थे, अपितु अपने व्यक्तित्व में भी उनको आत्मसात करते थे और इस प्रकार उनके अंदर प्रेम, सेवा, सद्भावना आदि संवेदनाओं को देखा जा सकता था। किंतु संयुक्त परिवारों के टूटने से न केवल दादा दादी, नाना नानी, मौसी मौसा, बुआ आदि संबंधों से हमारा ध्यान हटने लगा, हम से मैं की ओर जाने लगे और ऐसे में निरंतर तलाक की स्थिति भी हमारे सामने सिर उठाई खड़ी होने लगी। संबंधों में कहीं ना कहीं हमें ठंडापन दिखाई दिया। हमारे में साझा करने की प्रवृत्ति कम होने लगी। हम केवल अपने बारे में सोचने लगे। संबंध ना केवल ठंडे हुए, उनमें कड़वाहट भी आने लगी। मनुष्य सामाजिक स्तर पर केवल उन्हीं लोगों से जुड़ने लगा जहां उसे लगा कि उसे किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई लाभ मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि संबंध केवल अर्थ और लाभ पर टिककर रह गए। जीवन में परिवार का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने इस परिवार से ही सुख दुख साझा करता है, उसको विशेष संबंधों का ज्ञान होता है और जो वो पारिवारिक मूल्यों को लेकर इस समाज में उपस्थित होता है, उससे कहीं ना कहीं समाज का भी विकास होता है। किंतु उसके ये सारे के सारे गुण विघटन के कारण, जीवन में संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण, एकल परिवार के जन्म के कारण इन संबंधों में कहीं ना कहीं ठंडापन आने लगा। जहाँ संयुक्त परिवारों में एक पीढ़ी के लोग अपनी संतति में संस्कारों को जन्म देते थे, एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करते थे, एक दूसरे के लिए सोचते थे, वहाँ पर अब एक पना आ गया, वहाँ पे अब स्वार्थ आ गया, अब साझापन कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगा। मनु भंडारी ने अपनी रचनाओं में इस तथ्य को उभारने का भरसक प्रयास किया है। एकाने आकाश नाई की कथा नायिका लेखा भरे पूरे अपने परिवार में, अपने घर में संबंधों की संवेदनहीनता को बहुत बारीकी से अपने पाठकों के साथ साझा करती है। वो बताती है कि किस प्रकार सभी संबंधों में अजनबीपन आकर पसर गया है। लेखा की जेठानी उससे ईर्ष्या करती है
और ईर्ष्या का कारण क्या है कि वह बाहर निकलकर नौकरी करती है, उसे स्वतंत्रता है कि वो अपने विषय में सोच सके, और जेठानी को ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। सभी संबंध स्वार्थ पर टिके हो गए हैं। अर्थ जिसके पास ज़्यादा है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, संबंध उन्हीं के साथ हमें अपने मधुर लगते हैं। ऐसे में जिन परिवारों में अविवाहिताएं हैं या परित्यक्त स्त्रियां हैं या विधवा ही स्त्री क्यों ना हो, वो अपने आप को अपमानित अनुभव करती हैं। संयुक्त परिवारों में कहीं ना कहीं हमें एकाधिकार की भावना भी दिखाई देती है। ये शायद इसलिए होता है कि परिवार को एकजुट रखने के लिए कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति एक अधिकार की भावना से प्रेरित होकर सब पर अपना अंकुश रखने का प्रयास करता है, और ऐसे में बाकी लोग अपने आप को बुझा हुआ अनुभव करते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा हुआ अनुभव करते हैं। डॉक्टर हेमेंद्र ने इस विषय में अपना मत अभिव्यक्त करते हुए एक स्थान पर लिखा है, परिवार के सदस्यों के साथ जब असमान व्यवहार होने लगता है तो परस्पर वैमनस्य उत्पन्न होता जाता है, जो संयुक्त परिवारों के लिए घातक है। छत बनाने वाले, संख्या के पार, सियानी बुआ और स्वामी उपन्यास में परिवार में एकाधिकार की भावना में किस प्रकार से प्रेम, सामंजस्य और त्याग की भावना निरंतर समाप्त होती जाती है, इस तथ्य की ओर मन्नू भंडारी ने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। छत बनाने वाले कहानी में ताऊजी परिवार का मुखिया हैं। उनके दोनों बेटे व्यक्तित्वहीन हैं और वो अपने छोटे बेटे को एक जनरल स्टोर खुलवा देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बेटे क्योंकि व्यक्तित्वहीन हैं, ताऊजी के सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं, इसलिए समय समय पर अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए बाध्य हैं। ताऊजी का अपने परिवार में इतना अधिक आतंक है कि उनकी आज्ञा के बिना, उनके कहे के बिना कोई उस परिवार में हंस भी नहीं सकता। संबंधों की दूरियों को व्यक्तिवादिता ने भी जन्म दिया है। घुटन, स्त्री सुबोधनी इत्यादि कहानियों में मन्नू भंडारी ने अभिभावकों और बच्चों के बीच में बनते बिगड़ते रिश्तों को बहुत बारीकी से व्यक्त किया है। शय कहानी की कुंती अपने बीमार पिता और अपने भाई का ध्यान देते हुए, गृहस्थी का बोझ उठाते हुए निरंतर एक प्रकार से अंदर ही अंदर कुपित होती रहती है, अंदर ही अंदर बुझती जाती है, तंग आ जाती है, और इसलिए वो कहती है, हे भगवान, अब तो तू पापा को उठा ले, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं टूट चुकी हूँ। यहाँ पर वो अपने पिता के साथ प्रेम रखते हुए भी, क्योंकि उसके जीवन में अपने लिए कहीं पर भी स्पेस नहीं है, अपने लिए कहीं पर भी जगह नहीं है, इसलिए वो अपने आप को हारा हुआ, टूटा हुआ अनुभव करती है। स्त्री सुबोधनी कहानी की नायिका अपनी विधवा माँ और भाई बहनों के साथ रहती है, किंतु यहाँ पर उसकी विडंबना ये है कि उसकी माँ उससे उतना प्रेम नहीं करती जितना हर महीने उसके द्वारा दिए जाने वाले मनी ऑर्डर से वो प्रेम करती है, और एक तरह से अपनी बेटी को वो यंत्र सदृश समझती है। बड़े दुख के साथ बेटी अपनी भावना को अभिव्यक्त करते हुए कहती है, सब ओर से असुरक्षित और असहाय होकर ही मैंने जिंदगी के 27 साल पूरे कर लिए। वृद्ध मुखिया या आर्थिक रूप से जो व्यक्ति कमज़ोर है, वो परिवार में अपने आप को किस प्रकार से अकेला अनुभव करता है, किस प्रकार से उसे लगता है कि वो परिवार के लिए एक बोझ बन गया है, इस तथ्य को मन्नू भंडारी ने नशा, तीसरा हिस्सा, रेत की दीवार में आदि कहानियों में रेखांकित किया है। रेत की दीवार कहानी में रवि भूल जाता है कि उसे इंजीनियर बनाने के लिए उसके माता पिता, भाई बहनों ने कितना अपने आप को, अपनी इच्छाओं को दबाया होगा। जब वो इंजीनियर बन जाता है तो वो उन्हीं लोगों को उपेक्षित करता है, उन्हीं लोगों को अपने जीवन से निकालने की कोशिश करता है जिन्हें सीढ़ी बनाकर वो उस पद को प्राप्त किया था। उसे लगता है मानो सब के सब उस पर सवारी करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।
संबंधों में आज हमें औपचारिकता दिखाई देती है। समाज ने इस औपचारिकता के कारण ही उच्च मध्य वर्ग में अपने आप को विभाजित कर लिया है। उच्च वर्ग के लोग मध्य वर्ग को हीन दृष्टि से देखते हैं और मध्य वर्ग उच्च वर्ग को एक प्रकार से ऐसी तरह से देखता है जैसे कोई हमें लॉलीपॉप दे रहा है, हम उसके प्रति ललायत हो रहे हैं और सारी संवेदनाएं धीरे धीरे रिसने लगती हैं, रिसते रिसते सूख जाती हैं। नकली हीरे कहानी में नायिका खुलकर अपनी बहन से बात नहीं करती क्योंकि उसको लगता है कि मेरी बहन के पास उतना पैसा नहीं है जितना मेरे पास है, इसलिए मैं अगर उससे बात करूंगी, उसको अपने घर पे बुलाऊंगी तो मेरी समाज में जो अब तक की प्रतिष्ठा है वो नष्ट हो जाएगी। आर्थिक विषमता, संशय, कटुता और स्वार्थ किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को निचोड़ देते हैं, किस प्रकार से संबंधों के बीच दरार उत्पन्न कर देते हैं, इस तथ्य को लेखिका ने 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी में बहुत सुंदर तरीके से उकेरा है। नैना की माँ अपनी बहन दर्शना से बहुत प्यार करती है, किंतु जब उसका पति उसे अकारण घर से निकाल देता है तो बिना तथ्य की पड़ताल किए, बिना सही बात को जाने वो अपनी बहन से अपना सारा संबंध तोड़ लेती है और अपनी बेटी को भी ये हिदायत देती है कि वो अपनी मौसी से कोई बात ना करे। दाम्पत्य जीवन परिवार की लघु इकाई होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, जहां संयम, संतोष, प्रेम, विश्वास, आत्मसम्मान की आवश्यकता हमें पग पग पर दिखाई देती है। यहाँ पर जरा सा भी मनमुटाव आने पर संबंधों को बिखरते देर नहीं लगती। आज नारी की स्थिति कुछ अलग है। उसका कारण ये है कि वो आत्मनिर्भर है, इसलिए वो बिना बात के सिर झुकाकर अपने पति की आज्ञा को शिरोधार्य नहीं करती। उसके अपने सपने हैं, अपने विचार हैं और वो चाहती है कि उसके विचारों को भी उतना ही सम्मान मिले जितना परिवार में पुरुष के विचारों को मिलता है। सभी संबंधों के साथ जो स्थिति है, जो सामंजस्य है, वो बिठाने का पूरा उत्तरदायित्व हमारा समाज नारी के कंधों पर डाल देता है। किंतु यहाँ पर तीसरे की उपस्थिति किस प्रकार से संबंध को बिखेर देती है, ये लेखिका ने नकली हीरे कहानी में बहुत सुंदर तरीके से लिपिबद्ध किया है। नकली हीरे कहानी की नायिका अपने पति से बहुत प्यार करती है, किंतु उसका पति ज़्यादातर टूर पर रहता है। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, किंतु एक बार टूर पर गए पति के अभाव को अनुभव करके उसके वियोग में छटपटाते हुए जब वो फ़ोन करती है अपने पति से बात करने के लिए, तो उसे पता चलता है कि पति मेम साहब के साथ डांस फ्लोर पर डांस करने गए हैं और ऐसे में पत्नी टूट जाती है। उसे लगता है कि जिन हीरों पर वो अब तक इतरा रही थी वो तो नकली हैं। आज की नारी अपमानित होकर संबंध विच्छेद करने पर भी संकुचित नहीं होती है। वो ये भूल जाती है कि उसका जीवन कहीं ना कहीं अपने पति के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान के साथ जीने की अपेक्षा होती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, पति पत्नी एक दूसरे के सहचर होते हैं और इसलिए उनमें आपस में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। दरार भरने की दरार कहानी की श्रुति अनबन होते ही घर छोड़कर जाने में संकोच नहीं करती। वह कहती है हर आदमी किसी ना किसी पर डिपेंड करता है, मैं भी करती हूँ, पर विभु पर नहीं। उन पर निर्भर करूँगी तो कितनी बड़ी कीमत मांगेंगे वे, उतना सब देने की सामर्थ्य नहीं है मुझ में। बंद दरवाज़ों का साथ कहानी विवाह विच्छेद की विडंबना को अभिव्यक्त करती है। मंजरी पति का साथ संबंध विच्छेद के बाद भी भूल नहीं पाती और ऐसे में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी द्विधाग्रस्त है। वह सोचती है वह किधर भी जाए, कहीं भी जाए, उस गंध के एहसास से मुक्त नहीं हो पा सकती।
विवाह संबंधों में कन्या का रूपमती होना हमारे समाज की में एक आवश्यकता के रूप में देखा समझा जाता है। लेखिका ने नशा, शायद इनकम टैक्स और नींद कहानियों में बाल विवाह के दुष्परिणामों को अंकित किया है। मनु भंडारी अपनी कहानियों में स्त्री को उसकी अस्मिता का बोध कराना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आज की निर्भर नारी ना केवल अपने पैरों पर खड़ी हो, अपने अस्तित्व को पहचाने, अपने मैं को पहचाने, अपने स्वाभिमान से प्रेरित हो, किंतु यहाँ पर इस बात को भी वो नहीं भूलती हैं कि अपमान और स्वाभिमान में फ़र्क होता है। नारी को अभिमान नहीं करना चाहिए, उसको स्वाभिमान से अपना जीवन यापित करने का पूरा अधिकार है। उनके अनुसार मैं नारी को उसकी घुटन से मुक्त करना चाहती हूँ। समस्या दृष्टि में होनी चाहिए, उसके वर्णन में नहीं, और इसीलिए उनकी नारी कहीं पर भी क्षीण नहीं है, कहीं पर भी दुर्बल नहीं है। वो अपने पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, और जहाँ कहीं उसे अपमान का अनुभव होता है वो उस संबंध को झटक कर एक तरफ कर देती है। हम विशेष रूप से चर्चा करना चाहते हैं मनु भंडारी की कहानी मैं हार गई, जो उनकी अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय कहानी है। इस कहानी का जन्म 1957 में हुआ। ये एक व्यंग्यात्मक रचना है। सर्वप्रथम कहानी पत्रिका में और उसके उपरांत मैं हार गई कहानी संग्रह में, जो 1907 में प्रकाशित हुआ, ये कहानी उसमें प्रकाशित हुई। ये कहानी राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार से सत्य असत्य सब घालमेल करके सामने आता है, नेता किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार से भोली भाली जनता को बुद्धू बनाते हैं, टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं और अपनी चुनाव की जो गर्मी है उस पर अपनी रोटियां सेकते हैं, इस पर आधारित है। स्वतंत्रता के उपरांत जीवन का मोहभंग हुआ, और उस मोहभंग के कारण जनसामान्य में निराशा और हताशा और उससे उत्पन्न पीड़ा हमें दिखाई देती है। इस कहानी में राजनेताओं के जो सच्चे चेहरे हैं उन्हें लेखिका ने उजागर किया है। किस प्रकार से राजनेता स्वार्थी थे, उनके चरित्र भ्रष्ट थे, और वो सारे के सारे धर्म, वो अर्थ और भ्रष्ट स्वार्थी चरित्र वाले थे। उनका सारा का सारा व्यापार अर्थ पर केंद्रित था। जहाँ कहीं भी उन्हें अपनी स्वार्थ सिद्धि का मौका मिलता था वो चूकते नहीं थे। जनता का महत्व उनके लिए केवल चुनाव काल में होता था, जहाँ पर वो उनसे मीठे मीठे वादे करते थे, उन्हें सपने दिखाते थे, और जब चुनाव में जीत जाते थे उन सपनों का, उन वादों का कोई महत्व नहीं रह जाता था। लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित राजनीति आज की आधुनिक परिवेश में केवल एक कल्पना है, केवल एक स्वप्न है, जिसे लेखिका ने बहुत सुंदर ढंग से इस रचना में लिखा है। कहानी का प्रारंभ एक कवि सम्मेलन से होता है, जहाँ पर एक कवि अपनी रचना को प्रस्तुत करता है जिसका शीर्षक है बेटे का भविष्य। एक पिता अपने बेटे के माध्यम से राजनीति की नकारात्मक जो स्थिति है, उसका नकारात्मक जो पक्ष है, उसको उजागर करता है। बेटे के कमरे में एक अभिनेत्री की तस्वीर, एक शराब की बोतल और एक गीता की प्रति रख देता है। उसको छिपकर देखता है, प्रतिक्रिया जानना चाहता है और चाहता है कि उसका बेटा भ्रष्ट नेता ना बने। किंतु बेटा आता है, अभिनेत्री की फोटो को सीने से लगाकर आलिंगन कर चूमता है, शराब का घूंट भरकर अपना गला तर करता है,
गंभीरता की मुद्रा को धारण करता है, गीता को बगल से दबाकर कमरे से चुपचाप बाहर निकल जाता है। इस कविता को सुनकर लेखिका को क्रोध आता है। उसे लगता है कि इसमें नेताओं का अपमान किया गया है। उन्हें गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि स्वयं वो एक नेता की पुत्री थी और उनकी दृष्टि में उनके पिता एक आदर्श राजनेता थे जिनके भ्रष्ट होने की वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मित्र की इस तानाशाही का कारण स्पष्ट करते हुए वो बताती हैं, उनका क्रोध बहुत कुछ चिलम न मिलने वाले उनके आक्रोश के समान ही था। उनके पिता चुनाव में मेरे पिताजी के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए थे और हार गए थे। मनु जी चाहती थीं कि वो कवि को उनकी कविता का उत्तर दें, किंतु कहानी लिखना उनके लिए अधिक सहज था। वो कविता में जवाब नहीं दे सकती थीं, इसलिए उन्होंने कहानी के माध्यम से अपनी बात कहना ज़्यादा उचित समझा। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से लेखिका एक कहानी की रचना करती हैं और कैसे विभिन्न लोगों के माध्यम से वो चाहती हैं कि मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग का जो नायक है वो उनकी कहानी का नायकत्व स्वीकार करे, एक उच्च नेता के उसमें गुण भरने का प्रयास करती हैं और विफल होने पर अंत में स्वीकारोक्ति करती हैं कि वो हार गईं। भरी सभा में कवि द्वारा नेहला मारने के कारण लेखिका क्रोध से फनफना उठती हैं और वो स्वीकार करती हैं, भरी सभा में वह नेहला मार गए थे, उस पर मैं दहला नहीं सीधे इक्का ही फटकारना चाहती थी, जिससे बाजी हर हालत में मेरी ही रहे। वो अपनी रचना करने पर पहले अपने कथा नायक के रूप में एक निर्धन, अभावग्रस्त कृषक परिवार में उत्पन्न बच्चे का चयन करती हैं। वो बच्चा किसी तरह से मिडिल पास करता है। उसे लेखिका महापुरुषों, क्रांतिकारियों के आदर्शों को बताने के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़वाती हैं। वे जहाँ कहीं भी अत्याचार देखता है, मुट्ठियाँ भींच भींच कर संकल्प करता है, उनको दूर करने की कोशिश करता है, निरंतर योजनाएं बनाता है और अपने संकल्पों को अच्छा देखते हुए अपने नायक को अच्छी प्रगति पर जाता देख नायिका को बहुत अधिक खुशी होती है। लेखिका सोचती हैं कि जिस नायक का उन्होंने चयन किया था वो सारी की सारी विशेषताएं इस बालक में दिखाई दे रही हैं, किंतु नियति को कुछ और मंजूर था। वो बालक जमींदार के कारिंदों से भिड़ता है, नेता बनकर अनाचार अत्याचार को खात्मा करने की पूरी महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनाता है, अपनी रचनाकार को आश्वस्त भी करता है, किंतु अचानक उसके पिता का निधन हो जाता है। माँ के आंखों की ज्योति चली जाती है। विधवा बुआ और बहन श्रेय रोग से ग्रसित है, जिसके लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी उस बच्चे पर आ जाती है। ऐसे में जमींदार अपना बकाया दिखाकर उसकी भूमि को हड़प लेता है। कोई नौकरी नहीं मिलती और जमींदार की हवेली में ये बालक ईंटें धोने का काम करने लगता है। हार कर चोरी करता है। लेखिका को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि मेरा कथा नायक मेरे आदर्शों को छोड़कर कहाँ जा रहा है। वो उसे डांटती हैं, फटकारती हैं और उसे कहती हैं कि तुम सारी चिंताएं छोड़कर देश सेवा में लग जाओ, एक ऐसे समाज का गठन करो जो वर्गहीन हो। वो गुस्सा करता है। वो कहता है, मैं ऐसा समाज कहाँ से लेकर आऊं जब मैं अपने परिवार का पालन पोषण ही नहीं कर सकता। वो कहता है, यह सब तो ठीक है, पर मैं अपनी अंधी बूढ़ी माँ की दर्द भरी आंखों की उपेक्षा किसी भी मूल्य पर नहीं कर सकता। तुम मुझे कहीं नौकरी क्यों नहीं दिलवा देती। लेखिका उसके कहने पर अपने पिता के विभाग में उसे नौकरी दिलवाने का प्रयास करती हैं,
किंतु हार जाती हैं, क्योंकि वहाँ वो देखती हैं कि भाई भतीजावाद पहले से ही अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए है। जहाँ देखो वहाँ कोई ना कोई रिश्तेदार पहले से ही उस पद पर आसीन है। हताश होकर लेखिका उस कहानी को फाड़कर कूड़े के डिब्बे में फेंक देती है। वो दोबारा से प्रयास करती हैं, ऐसी कहानी लिखने की कोशिश करती हैं जिसका नायक धनी परिवार में जन्म लेता है, सादा जीवन जीता है और अपने साथ साथ निर्धन बच्चों को भी शिक्षित करता है। उसके आदर्श कॉलेज में आते ही टूटने लगते हैं। वो मांस मदिरा का न केवल सेवन करता है, जुआ भी खेलता है और वेश्याओं के पास भी जाने लगता है। इतना ही नहीं, वो लेखिका के साथ भी अभद्रता पूर्वक व्यवहार करता है जब लेखिका उसे समझाने का प्रयास करती हैं। वो कहता है, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुमने मुझे बनाया है। यह ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार चलूं। लेखिका उसे बहुत समझाने का प्रयास करती हैं कि तुम्हारी रचना, तुम्हारा जन्म मैंने देश सेवा के लिए किया है, एक वर्गहीन समाज बनाने के लिए किया है। तुम अपने मार्ग से च्युत होते जा रहे हो। किंतु वो लेखिका की कोई भी बात नहीं मानता। गुस्से में आकर लेखिका इस नायक का भी खात्मा कर देती हैं और उन कागज़ों को रद्दी की टोकरी में फेंक देती हैं। लेखिका कहती हैं, मैंने जिस कलम से उसको उत्पन्न किया था उसी कलम से उसका खात्मा भी कर दिया। ये कहानी अपनी चरम सीमा और अंत की ओर अब जाने लगती है। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रोत्तर भारत की राजनीतिक परिदृश्य और नेताओं की मनोवृत्तियों में अंतर को स्पष्ट रूप से इस कहानी में देखा जा सकता है। पहले नेता जनहित को प्राथमिकता देते थे, उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। किंतु अब आधुनिक परिवेश में नेतागण अपनी सुख सुविधाओं का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उन्हें अपनी पद प्रतिष्ठा और धन प्राप्ति ज़्यादा दिखाई देती है और राजनीति को वो एक मोहरा बनाकर अपने सामने रखते हैं। लेखिका के पिता अपने चचेरे भाइयों को विभाग में नियुक्त करते रहते हैं। सामाजिक व्यवस्था इसके लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी हमें दिखाई देती है, क्योंकि समाज में हमें अर्थ वैमनस्य दिखाई देता है। एक वर्ग बहुत अधिक निर्धन है तो दूसरा वर्ग बहुत अधिक धनी है, और ऐसे में धनी और अधिक धनी होता जाता है और निर्धन के पास अपना पेट भरने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं होता। देन लेन की प्रक्रिया हमें समाज में दिखाई देती है। जो जितना समर्थ है, अगर आप उसको पैसा देंगे, उसको प्रतिष्ठा देंगे, उसके बातों को मानेंगे, तो वो आपको पद और प्रतिष्ठा देने में संकोच नहीं करेगा। वो आपकी योग्यता नहीं देखता, वो ये देखता है कि आपसे उसे क्या मिल सकता है। और इसलिए नैतिक पतन की दृष्टि से हमारा समाज और गर्त में जा रहा है। लेखिका अब सोचती है कि वो मध्य वर्ग के नायक की परिकल्पना करे और अपनी रचना को आगे बढ़ाए, किंतु वो अपने आप को असमर्थ पाती है। उसे लगता है मैं किसी भी नायक का जन्म करूं, किसी भी नायक को अपनी रचना में स्थान दूं, अंततः वो किन्हीं ना किन्हीं परिस्थितियों से ग्रसित होकर उस उच्च आदर्श को प्राप्त नहीं कर सकता जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। कहानी का शीर्षक संक्षिप्त है, मैं हार गई। जिज्ञासा वर्धक है, क्योंकि पाठक को लगता है कौन हार गई, क्या लेखिका, किससे हार गई और क्यों हार गई। सार्थक है, क्योंकि इसके माध्यम से लेखिका ने ये बताने की कोशिश की है कि जिस कहानी की, जिस नायक की, नेता की वो रचना करना चाहती थी, जिस आदर्श राजनेता की वो रचना करना चाहती थी, उसमें वो अंत में असफल हो जाती हैं। चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो, जब वो
नेता के पद पर सुशोभित होता है तो उसके द्वारा किए गए सारे के सारे वादे, सारे के सारे स्वप्न झूठे हो जाते हैं और वो मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है। निरंतर कोशिश करने पर भी लेखिका कहानी के अंत में अपने आप को हारा हुआ अनुभव करती हैं। वो कहती हैं, अपने सारे अहम को तिलांजलि देकर ईमानदारी से मैं कहती हूँ, कवि भरी सभा में शान के साथ जो नहला फटकार कर गया था, उस पर इक्का तो क्या दुग्गी भी ना मार सकी। मैं हार गई, बुरी तरह हार गई। कहानी के पात्रों पर अगर हम दृष्टिपात करें तो इस कहानी में केवल 2 पात्रों का लेखिका ने सृजन किया है। एक निर्धन पात्र है और एक धनाढ्य पात्र है। दोनों नेताओं को पतित होता देख नायिका शुद्ध हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नायिका को हम तीसरे पात्र के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि नायिका बार बार अपने पात्रों के साथ संवाद स्थापित करती है और कहानी को विकसित करती है। सामाजिक असंतुलन, आर्थिक वैषम्य, सामाजिक वर्ग व्यवस्था किस प्रकार से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है, व्यक्तित्व को आगे बढ़ाती है, किस प्रकार से उसका पतन करती है, इसका एक सजीव अंकन लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से अपने पाठकों तक पहुंचाया है। सभी पात्र वर्गगत पात्र हैं, अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके माध्यम से लेखिका ने बताया है कि जो गरीब पात्र है वो पहले अपनी भूख की चिंता करेगा, अपने परिवार की चिंता करेगा। यदि आप उससे उच्च आदर्शों की बात करते हैं तो वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता। लेखिका उनकी सृष्टा है, उनकी निर्माता है, किंतु वो भी उनमें उन आदर्शों की व्याप्ति नहीं करा पाई जिसके कारण उसने इस रचना का प्रारंभ किया था। इन पात्रों का अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। कहानी के साथ साथ इनका चरित्र उभरता है, परिस्थितियों के साथ विकसित होता है और लेखिका के माध्यम से उनका अंत भी हो जाता है। पात्र यथार्थ हैं, प्रासंगिक हैं। इस तरह के नेता हमें आसपास चारों तरफ कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं। लेखिका ने उनके जन्म से लेकर उनके पतित होने का जो ब्यौरा इस कहानी में दिया है वो बहुत अधिक सजीव है, यथार्थ है। नेता जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जिस समय वो जनता के सामने आते हैं वो बहुत सारे वादे करते हैं, किंतु ये सारे वादे केवल चुनावी प्रपंच बनकर रह जाते हैं। एक बार वो चुनाव जीतकर आपके सामने आते हैं तो केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं। ये सारे के सारे पात्र प्रतीकात्मक अस्तित्व को लेकर उभरते हैं और हमारे सामने आते हैं। संवादों की दृष्टि से यदि हम देखें तो इस कहानी के संवाद संक्षिप्त हैं। नेताओं को सत्मार्ग पर लाने के लिए लेखिका ने ज़रूर कहीं कहीं लंबे संवादों का गठन किया है, या जब लेखिका अपने रचना किए हुए पात्रों को समझाने की कोशिश करती हैं, उन्हें फटकारती हैं, उन पर क्रोधित होती हैं, वहाँ पर हमें लंबे संवाद दिखाई देते हैं। संवाद 2 तरीके के हैं, एक लेखिका के माध्यम से कहे गए संवाद और दूसरे पात्रों के द्वारा उन्हें प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त किए गए उत्तर। लेखिका जब कहती हैं, तुम नेता होने जा रहे हो या कोई मजाक है, जानते नहीं नेता लोग कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, वे देश के संपूर्ण राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर संवाद किंचित लंबा हो गया है क्योंकि लेखिका अपने पात्र को समझाना चाहती हैं कि तुम्हारे जन्म का उद्देश्य केवल तुम्हारे बारे में जानना नहीं था, तुम्हारे जन्म का उद्देश्य था कि तुम देश की, राष्ट्र की रक्षा करो, एक वर्गहीन समाज का गठन करो। भाषा की दृष्टि से यदि हम देखें तो इस
कहानी की भाषा में लेखिका ने उन शब्दों का प्रयोग किया है जो आम बोलचाल की भाषा है, जो हमें आसपास सुनाई देती है। इसलिए इन पात्रों की भाषा हमें सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण लगती है, जिसके साथ एक सामान्य पाठक भी अपना संबंध स्थापित कर सकता है। तद्भव, तत्सम उर्दू के शब्दों का भी लेखिका ने यथास्थान प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों में यदि हम देखें तो प्रतिद्वंदी, प्रोत्साहन, विनम्रता, सृष्टा इत्यादि शब्दों को लिया जा सकता है। तद्भव शब्दों में हंसी, करतूत, पहचान और तमाचा शब्द आते हैं। उर्दू के शब्दों का भी लेखिका ने खुलकर इस कहानी में उपयोग किया है। हसरत, अरमान, तलाश, नापाक। इसके साथ ही लेखिका ने अपने आप को किन्हीं शब्द वर्ग के साथ बांध कर नहीं रखा है। जहाँ कहीं भी उन्हें लगा, उन्होंने अंग्रेजी शब्दों का भी निसंकोच प्रयोग किया है। जैसे कॉफ़ी, हाउस, शार्प, स्किन, सिगरेट, बार। लोकोक्तियाँ और मुहावरे किसी भी कहानी में चार चांद लगाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, किंतु लेखिका ने उनका सायास प्रयोग नहीं किया। पर जिस प्रकार से आभूषण किसी भी नारी के सौंदर्य को द्विगुणित कर देते हैं, ठीक उसी तरह इस कहानी में आए मुहावरे भी इस कहानी में इसके सौंदर्य को द्विगुणित कर देते हैं। इस कहानी में आए मुहावरों पर दृष्टिपात करें तो बाहें खिलना, छीछा लेदर होना, नहले पर दहरा मारना को लिया जा सकता है। लोकोक्तियों में अगर हम दृष्टिपात करें तो कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता आदि लोकोक्तियों का लेखिका ने खुलकर प्रयोग किया है। इसके साथ ही कतिपय शब्द युग्मों का भी लेखिका ने प्रयोग किया है, जिनमें भीच भीच, हंसती खेलती, तड़प तड़प, दवा, इलाज को लिया जा सकता है। लेखिका ने अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए बिना किसी प्रयास के उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, जो उनकी भाषा के सौंदर्य में न केवल प्रवाह उत्पन्न करते हैं, उनमें एक सौंदर्य भी उत्पन्न करते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, वैसे ही महान आत्माएं गरीबों के घर में उत्पन्न होती हैं। किंतु विडंबना देखिए कि उस महान आत्मा को जिसकी सृष्टि लेखिका करना चाहती थी, जिसे उसने उस गरीब घर से लिया था और उसको लगा था कि शायद अभावों में जीने के कारण ये व्यक्ति ये जान सकेगा कि अभाव किसे कहते हैं और इसलिए वो एक वर्गहीन समाज की सृष्टि कर पाएगा, एक उच्च दर्जे का नेता बन पाएगा, वो भी लेखिका की इच्छा को, उनके स्वप्न को पूरा नहीं कर पाता। शैलियों की दृष्टि से देखें तो लेखिका ने इस कहानी में व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। समग्र रूप से यदि हम देखें तो इस कहानी में लेखिका ने उन नेताओं पर व्यंग किया है जो किसी भी वर्ग से क्यों ना आए, चाहे वो उच्च वर्गीय नेता हों, चाहे वो निम्न वर्गीय नेता हों, उन पर दृष्टिपात करते हुए लेखिका ने ये बताया है कि राजनीति का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जैसे किसी दलदल में अगर हम फंस जाते हैं, किसी कीचड़ में हमारा पैर आ जाता है तो उसके छींटे जब हम पर पड़ते हैं तो वो ये नहीं देखते कि व्यक्ति अमीर है या गरीब है। उसी तरह से ये राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो कोई भी आता है वो कहीं ना कहीं स्वार्थग्रसित हो जाता है, कहीं ना कहीं केवल स्व के बारे में सोचने लगता है, मैं के बारे में सोचने लगता है, और जो स्वप्न लेकर वो आता है, जिस प्रकार की कल्पनाएं वो करता है कि मैं पूरे के पूरे समाज को बदल दूंगा, मैं राष्ट्र का विकास करूंगा, तो वो विकास या जो स्वप्न हैं वो कम हो जाते हैं और उसका अपना स्वार्थ बढ़ता चला जाता है। लेखिका किसी न किसी दृष्टि से, किसी न किसी प्रकार से ये बात प्रमाणित करना चाहती थी
कि नहीं, अगर हम चाहें तो किसी न किसी एक अच्छे राजनेता को उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं। किंतु जब उसने देखा कि जिन पिता को वो अपना आदर्श मानती थीं, जिनके लिए उनको लगता था कि नहीं, उनके पिता भ्रष्ट नहीं हैं, वो सबके साथ बराबर का व्यवहार करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं भाई भतीजेवाद में फंसे हुए हैं। जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कोई ना कोई पद ज़रूर दिलाया। इसलिए हर तरफ से निराश होकर लेखिका इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि कहीं पर भी हम देखें, राजनेता में कोई ना कोई अवगुण हमें ज़रूर नज़र आएगा। या तो वो राजनीति में आकर अपने दुमंजले तिमंजले और महल बनाने लगेंगे, या वो अपने पद प्रतिष्ठा को बचाने में लगे रहेंगे। इस तरह से इस कहानी में लेखिका का स्वप्न एक अच्छे, समृद्ध होने पर भी जनता के काम आने वाले नेता की छवि को दिखाना नहीं दिखा पाई वो, और उन्हें ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं हार गई हैं और उन्होंने इस कहानी को बंद कर दिया। उन्होंने एक और कोशिश नहीं की कि वो किसी मध्य वर्ग के लड़के को चुने, किसी मध्य वर्ग के युवा को चुने और दोबारा से एक नई कहानी की सृष्टि करने की कोशिश करें, जिससे उन्हें उच्च नेता की प्राप्ति हो सके। उन्हें लगा कि अगर कोई निम्न परिवार में जन्म लिया हुआ कृषक परिवार में, जहाँ पर खेती होती है, जहाँ पर व्यक्ति अपनी मेहनत करता है, जहाँ पर वो ये जानता है कि पैसे का क्या मूल्य है, शायद ऐसा व्यक्ति राजनीति में आकर कुछ कल्याण कर सके। या वो व्यक्ति उस राजनीति में आकर कल्याण कर सकता है जिसके पास सब कुछ है, जिसने बचपन से ही पैसा देखा है। पर इस कहानी में उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति, चाहे जिसके पास पैसा हो, चाहे वो बचपन से ही पैसा क्यों ना देखता आ रहा था, उसमें अवगुण आते हैं। वो कॉलेज में जाते ही शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है और अन्य प्रकार के दुर्गुणों से अपने आप को भरा हुआ लेता है। और जब लेखिका उसको समझाती हैं तो वो इस बात को नहीं समझता और लेखिका के साथ ही अभद्र व्यवहार करने लगता है। लेखिका ने अपनी कहानियों में बहुत सारी चीज़ों को लिया है। उन्होंने अपनी और रचनाओं में भी इस बात को बताया कि किस प्रकार से समाज में राजनीति ही नहीं, समाज में किस प्रकार से सामाजिक जो भेदभाव है वो व्यक्ति को किस प्रकार से केवल अपने बारे में सोचने के लिए महसूस करता है, उसको बाध्य करता है। और उन्होंने अपने जो उपन्यास हैं, जिनमें आपका बंटी है, उनमें उन्होंने पारिवारिक के बारे में बताया कि परिवार किस प्रकार से व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ता है। अगर परिवार जुड़ता नहीं है, उनमें टूटना होता है, उनमें तलाक होता है, तो उसका किस प्रकार से प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। आपका बंटी उपन्यास इसका सशक्त उदाहरण है, जहाँ पर बंटी अपने माता पिता के अलगाव को पूरी तरह से झेलता है और उसका अंत लेखिका ने इस प्रश्न चिन्ह के साथ ही छोड़ दिया है कि उसकी नियति उसे हॉस्टल में लेकर जाने में होती है या उसका पिता अजय उसको अपने साथ लेकर जाता है। कहने का मतलब ये है कि नू भंडारी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस समाज के एक पूरे के पूरे यथार्थ को हमारे सामने दिखाने का प्रयास किया है। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ये समाज किस प्रकार से व्यक्ति को व्यक्ति से बांट रहा है, किस प्रकार से वो व्यक्ति में मैं की भावना को भर रहा है, किस प्रकार से संयुक्त परिवार विघटित होते चले जा रहे हैं और व्यक्ति हम से मैं की ओर निरंतर चलता चला जा रहा है। मैं हार गई में भी लेखिका ने इसी प्रकार की बात की है कि जिस आदर्शों को लेकर वो चली थी, जिस तरह की बातों को लेकर चली थी, जिस तरह से वो उस कवि को नहले पे दहला मारना चाहती थी, अंत में वो हारती चली गई। और वो अपनी स्वीकारोक्ति भी देती हैं कि चाहे कमल में खिला हुआ व्यक्ति हो, चाहे संपन्न परिवार में लिखा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, वो कभी भी राजनेता बनकर सफल नहीं हो सकता। और अंत में मैं दोबारा से उनकी स्वीकारोक्ति को आपके सामने उद्घाटित करते हुए बताऊंगी कि उन्होंने कहा कि अपने सारे अहम को तिलांजलि देकर ईमानदारी से मैं कहती हूँ, कवि भरी सभा में शान के साथ
जो नहला फटकार कर गया था, उस पर इक्का तो क्या, मैं दुग्गी भी ना मार सकी। मैं हार गई, बुरी तरह हार गई। धन्यवाद।